वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं आज एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर। अक्सर आप देखते हैं कि कोई भी नई रिवायत अगर आप डालने की कोशिश की जाए, बच्चे अपनी प्रिवेसी का हवाला दें, अपना खर्चा अलग करना चाहें, घर में जो खाना पका है उसके अलावा कुछ फूड पैंडा से मंगाकर खाना चाहें, तो कहा जाता है दिस इज अ थ्रेट टू आवर फैमिली सिस्टम, यानी हमारे खानदानी निजाम की धज्जियां उड़ने वाली हैं, सब अपने अपने साइलोज में अलग अलग जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दौरे हाजिर की जो मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हैं, और उसमें सबसे बढ़कर जो महंगाई का आलम है, क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना आजकल पॉसिबल भी है या नहीं। हर इंसान को अपनी स्पेस चाहिए, अपनी प्रिवेसी चाहिए। हो सकता है आप 3 भाई अगर एक साथ रह भी रहे हैं, वो अपने बच्चों की तरबियत, उनकी परवरिश मुख्तलिफ अंदाज में करना चाहें। तीनों की अर्निंग पावर, परचेजिंग पावर बहुत मुख्तलिफ हो, जिम्मेदारियां बेशक सांझी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके मिजाज, आपका अर्निंग पैटर्न मुख्तलिफ है, तो फिर खानदानी निजाम और खास तौर पर जॉइंट फैमिली सिस्टम कैसे चलेगा। हमारा आज का ये मौजू है। जबरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। आइए जरा इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इनके मुताबिक इस वक्त माशरे की क्या रविश है, लोग क्या सोच रहे हैं, आर दे प्रेफरिंग टू स्टे इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम और नॉट। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जी कराची स्टूडियोज में रुताबा खान, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं एट द ब्रेन क्लिनिक। बहुत शुक्रिया रुताबा फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा इस्लामाबाद से हमें शादी.pk की सीनियर मैच मेकर ज्वाइन कर रही हैं रुखसार खुर्शीद। थैंक यू रुखसार। एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट अहमद फवाद विद अस एज वेल, क्योंकि जो कुछ हमारी पर्सनल लाइफ में हो रहा होता है, हमारे लाइफ सर्कमस्टांसेस में होता है, उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे भी। तो वील फाइंड आउट कि लोग किस तरह सोच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले अगर रुखसार गुफ्तगू का आगाज आपसे करूं, जब शादी नहीं हुई होती और पता ये चलता है कि एक घराने में सारे बहन भाई एक साथ रह रहे हैं और उनका इरादा भी यही है कि नया आने वाला फर्द, यानी जिस खातून को, लड़की को वो ब्याह कर लाएं, वो भी उसी घर में रहे, ये कितना काबिल कबूल है या कितना एक्साइट करता है लोगों को जब आप ऐसा प्रपोजल लेके लड़की वालों के पास पहुंचती हैं। सिद्रा, देखिए, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन द शो वंस अगेन। देखिए सिद्रा, मेरे ख्याल से तो जब आप ऑलरेडी एक माइंडसेट से निकलते हैं ना घर से कि जिसको हम लेकर आ रहे हैं उसको हमने इस घर में यहाँ पर रखना है, मेरा ख्याल है दिस इज समथिंग रॉन्ग टू बिगिन विद। ठीक है, आप कोई खूंटे से बंधा हुआ जानवर तो लेकर नहीं आ रहे कि उस खूंटे से खोलेंगे और इस खूंटे से बांध देंगे। आप यू आर ब्रिंगिंग एन प्रॉपर इंडिविजुअल जिसकी अपनी कुछ थॉट्स हैं, अपनी कुछ प्रेफरेंसेस हैं, अपनी कुछ लाइक्स डिसलाइक्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस ओपन माइंड के साथ रिश्ता हंटिंग का जब आप प्रोसेस स्टार्ट करें तो इस ओपन माइंडनेस के साथ करें कि मे बी वो बंदा शायद अपना सेपरेट जो है ना एक बनाना चाहता हो घर और सारा सिस्टम। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज अ रॉन्ग पैटर्न टू बिगिन विद, क्योंकि बाद में क्या होता है कि जब हमारे अगर जी आप बिल्कुल सही कह रही। मैं तो सवाल मेरा सिंपल सा ये था कि अगर 2 रिश्ते आप लेके पहुंच रही हैं, एक शख्स है जो इंडिपेंडेंट रहता है या उसके घर में सिर्फ उसके वालिदैन हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम एज सच नहीं है, बहन भाइयों की शादियां हो गई, सब इंडिपेंडेंट है, एंड ऑन द अदर हैंड एक बहुत बड़ा कुनबा है जहाँ पे 3 भाई, 1 बहन, माँ बाप सब एक साथ रहते हैं। दोनों प्रपोजल्स में से किसकी तरफ ज्यादा रुग़बत होती है लड़की वालों की? That goes without saying, जहाँ पर माँ बाप है, लिमिटेड लोग हैं, ठीक है, हमारे पास तो इस वक्त इतनी ज्यादा डिमांड इस चीज की आ रही है कि सबसे पहले तो ये होता था ना कि एक दौर होता था, वो कहते थे कि नहीं, लड़का स्टेबल होना चाहिए, लड़के के पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, ही शुड हैव हिज ओन हाउस, ब्ला ब्ला ब्ला। इन सब चीजों को अभी जो है ना वो कट करके जो सबसे पहले नंबर पर डिमांड इस वक्त हमारे पास आ रही है ना, वो ये है कि द गाय शुड हैव अ शॉर्ट प्रिसाइज फैमिली, और अगर उसकी बहुत बड़ी फैमिली है भी तो प्लीज मेक श्योर कि उसकी बहनें, उसके भाई अपनी अपनी जिंदगियों में, अपने अपने घरों में, अपनी अपनी स्पेसेस में सेटल हों। और ऐसा क्यों हो रहा है सिद्रा? क्योंकि हमें दूसरे की स्पेस की रिस्पेक्ट करनी, उसको स्पेस देना ही सिखाया नहीं जाता। बिल्कुल सही। अच्छा, अब रुखसार यही बात मैं अहमद की तरफ लेके जाना चाहूंगी, क्योंकि आई फील कि इस बात का सबसे ज्यादा प्रेशर लड़कों पे पड़ता है। अहमद, मुझे बताइए, आमतौर पे 26 से लेके 32 साल की उम्र में लड़कों की शादी की जाती है, और अगर प्रोफेशनली देखा जाए इस स्टेज पे आप बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे होते, तो अगर आप अपने वालिद साहब के बनाए हुए घर में रह रहे हैं बाकी बहन भाइयों के साथ, तो आप शादी का उसी वक्त सोच सकते हैं जब आपके बहुत सारे खर्चे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के थ्रू हल हो रहे हों। इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक 26 से 32 साल की उम्र का लड़का आज के पाकिस्तान में अपना घर बनाना या मेंटेन करना शायद अफोर्ड नहीं कर सकता।
बिल्कुल ऐसा ही है सिद्रा। दो चीजें हैं इसमें जो हमें ज़हन में जरूर रखनी चाहिए। एक तो जैसे आपने इंट्रो में कहा, ये एक मुकम्मल तौर पे मुआशी फैसला होता है। इसकी और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हमारे जैसे मुआशरे में सिर्फ इसलिए जॉइंट फैमिली सिस्टम को प्रेफर किया जाता है मोस्टली कि मैशत हमारी सारी जुड़ी होती है एक दूसरे के साथ और हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन आप अगर गौर करें तो शादी जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बुनियादी तौर पे उसका मकसद ये है कि एक इंडिविजुअल घर, एक इंडिविजुअल फैमिली, आपने जब उसकी शादी का फैसला कर लिया तो इनफैक्ट आपने एक सरबराह मुतय्यन कर लिया ना घर का, तो आपने एक फैमिली को एक्सपेंड करने के लिए सिलसिला शुरू किया। तो उसके रिसोर्सेज थोड़े हैं या ज्यादा हैं, उसको एनकरेज जरूर करना चाहिए कि इफ ही कैन हैज इट हिज ओन होम, वो अगर कर सकता है तो उसको जरूर एनकरेज करना चाहिए। इस चक्कर में ना पड़े कि बहुत ज्यादा आएगा तो फिर चलेंगे। तो दूसरी बात यह है कि जहाँ पे अगर मजबूरन एक दफा एक जगह पे रहना पड़ रहा है तो वहाँ पे सबसे ज्यादा जो चीज ना सिर्फ ये है कि आने वाली खातून की हर्ट होती है, बल्कि उसके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा मसला होता है, वो है प्राइवेसी का। उनकी हर बात में इंटरफेरेंस टॉप टू बॉटम हो रही होती है। इवन वालदैन भी उन बातों पे इंटरफेयर कर रहे होते हैं समटाइम्स, जो उनको लगता है कि शायद उनके वालदैन या उनके बहन भाई बुरा उनको लगेगा तो हम ये अपने बच्चों के साथ एंजॉय नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते कहीं पे ऑफ आवर्स में, या हम घर में कोई पार्टी नहीं कर सकते बच्चे की छोटी सी। तो अगर आप इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं मईशत को सपोर्ट करने के साथ, तो फिर तो जरूर करें। अदरवाइज ये ज़हन में जरूर रहना चाहिए कि ये एक इंडिपेंडेंट वो है, इंस्टीट्यूशन है, और आपको इसके साथ ही आगे बढ़ना है, वरना फिर ऐसा कोलैप्स होगा कि मैंने बहुत से एब्सोल्युटली। अच्छा, इसकी जो इकोनॉमी वाली साइड आप लोगों ने कहा कि मईशत जो हमारी है और जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, रियलिटीज हैं, वो डिक्टेट करती हैं कि हमें ना चाहते हुए भी एक छत के नीचे रहना पड़ता है, बिकॉज आप इंडिपेंडेंट रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। या फिर अक्सर मर्द हजरात पे भी देखा गया है कि जिम्मेदारी वहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा है और अर्निंग पावर भी उसकी सबसे ज्यादा है, तो वो घर में एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। अगर वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशन और अपने पैसे समेत अलग हो जाता है तो उससे एक्सपेक्टेशन ये है कि ठीक है, अगर तुमने अकेले भी रहना है तो रहो, लेकिन घर में जो तुम्हारी एक कंट्रीब्यूशन थी वो उसी तरह कंटिन्यू करेगी। रुताबा, ये कितना अनफेयर है? यानी एक शख्स ये इमेजिन करता है कि बीवी बच्चे होने के बावजूद ये जो जिम्मेदारी है वो उसको बांधे रखे हुए है। डज दैट कॉज एंजाइटी इन पीपल? ये प्रेशर को फॉर्म करता है और आपकी मेंटल वेलबींग के लिए कैसा है? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जहाँ जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर सेटअप की हम बात करें, दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। बिल्कुल ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये वाली एक्सपेक्टेशन समटाइम्स मेल्स में एंजाइटी ले आती है, जो उनसे फाइनेंस मेंटेन नहीं हो रहा होता, और इस लो मेंटेनेंस की वजह से या लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, और समहाउ ये उनकी पर्सनल को भी इफेक्ट करते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और इसको इन द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देखें तो ये उनकी पर्सनल, प्रोफेशनल, एकेडमिक हर एरिया में इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। उनका रिलेशनशिप उनकी वाइफ के साथ, उनके बच्चों के साथ। सेकेंडली, एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है जॉइंट फैमिली का, वो एक ये भी है कि मैनी टाइम्स लाइक आई एम वर्किंग इन CPLC एज अ वुमेन काउंसलर, तो मेरे पास जो केसेस आते हैं डोमेस्टिक के, उसमें 80% ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के आपस में कोई इश्यूज नहीं होते। उनके आपस में बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। 80% उनके जो इश्यूज होते हैं वो सराउंडिंग्स में जो लोग मौजूद होते हैं उनकी वजह से होते हैं, और वो उनका पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो स्पॉइल कर रहे होते हैं। तो जहाँ इसके फायदे हैं, जैसे मेरे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छा हाईलाइट किया है कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बर्डन बहुत हद तक डिवाइड हो जाता है, आपकी यूटिलिटी बिल्स और फाइनेंस काफी हद तक डिवाइड हो जाता है। लेकिन साइड बाय साइड ये वाला इशू भी है कि जो हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री होती है वो इटसेल्फ बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन सराउंडिंग्स में जो लोग मौजूद होते हैं वो जी एब्सोल्युटली। रुताबा, मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा ना कि ये भी ऑन द सरफेस हमें लगता है कि आपकी इमोशनल और आपके फाइनेंशियल बर्डन्स शेयर हो रहे हैं। ठीक है, एक से दूसरा बंदा बात करने के लिए, कोई भाई हो सकता है आपको वक्ती तौर पे सहारा दे दे, लेकिन जैसे हमने अभी प्रूव किया कि अगर एक शख्स ये इरादा भी कर ले कि वो बाहर निकलना चाहता है अपने बीवी बच्चों को लेकर, तो भी उससे एक्सपेक्टेशन होगी कि वो एक नहीं 2 घरों का खर्चा उठाए। जो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन अपने वालिद के या अपने ज्वाइंट फैमिली के घर में थी वो भी कंटिन्यू
कंटिन्यू करें और अपने बच्चों को और उसके लिए भी अलग घर भी मेंटेन करें, जो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके ये बात भी करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम, अब बहुत सारे इदारे आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप घर में रहकर काम कर सकते हैं आपको, और कोविड में तो ये हमारी रियलिटी बना। जरा ये बात करनी भी बहुत जरूरी है कि जो लोग ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा एक चैलेंज था, सबसे बड़ी ये मुश्किल थी, क्योंकि घर में रह के जहां पे एक बहुत बड़ा कुनबा साथ रहता हो, बच्चे भी हों बड़े भी हों, शायद काम करना मुश्किल था। तो इस पे जरा बात करते हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की मुख्तलिफ सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस पे। तो सबसे पहले जरा बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम की। कोविड के बाद एक रियलिटी बन गई है और आज भी हम देखते हैं कि हफ्ते में 1-2 दिन कई कॉर्पोरेट्स, कई प्रोफेशनल प्रेफर करते हैं कि वो ऑनलाइन ही घर से अपना काम मुकम्मल करें। ये कितना आसान या मुश्किल है अगर आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हो? जी, सबसे पहले रुताबा, अगर इस पे आप कमेंट करें। जी बिल्कुल, वर्क फ्रॉम होम ने जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज या प्रिविलेज दिए हैं, वहाँ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा है। लाइक वर्क फ्रॉम होम के अकॉर्डिंग एक सर्वे कंडक्ट किया गया था, जिसमें जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उन्होंने रिपोर्टेडली मार्क किया कि ड्यूरिंग दोज आवर्स या दोज टाइम जब वो घर से काम कर रहे थे, उनमें मेंटल इफेक्ट और उनकी मेंटल हेल्थ काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट की थी। इन टर्म्स ऑफ उन्होंने लॉनलीनेस काफी फील की थी, आइसोलेशन और मेंटल और फिजिकल फटीग। अब अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में, तो आपको वो कंसंट्रेशन के लिए एक अच्छा प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, आप प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते चीजों के ऊपर, और आप डेडलाइन मेट नहीं कर पाते जो आपको मिल रही होती हैं। तो समहाउ ये सारी चीजें आपको स्ट्रेस आउट कर रही होती हैं। जब आप डेडलाइन मेट नहीं कर पाते तो आपको आपके मैनेजर से फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और वो आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। और जब इंसान खुद मेंटली फिजिकली साउंड नहीं होता, स्पेस की बात अगर हो रही हो, अगर सबसे पहले स्पेस की बात की जा रही हो, तो अहमद आप क्या कहेंगे कि विद इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम आपके पास कितनी पर्सनल स्पेस होती है? हमारे यहाँ के जो लिविंग स्टाइल्स हैं, बड़ी मुश्किल से तो एक अगर यूनिट है, मियाँ बीवी और उनके बच्चे, उनको 1 या 2 कमरे एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में मिलते हैं। उसमें से भी अगर एक कोई कमरा इस्तेमाल किया जा रहा हो वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो स्पेस जो है आपकी मजीद स्क्वीज हो जाएगी। ये किस किस्म की सिचुएशन क्रिएट करता है घर के अंदर? बहुत टफ वन, क्योंकि ऑलरेडी तमाम रिसोर्सेज ही शेयर हो रहे होते हैं, तो फिर आपको वर्क फ्रॉम होम में भी एक ही जगह पर सारा कुछ मैनेज करना पड़ रहा होता है। मे भी एक कॉर्नर किसी ने लिया हुआ है, दूसरा कॉर्नर किसी ने लिया हुआ है, तो उसमें मुझे अक्सर वो एक्सपीरियंस भी होता है और याद भी आता है कि जो बीबीसी के हम एक वीडियो नहीं देखा करते थे जिसपे एक वो बच्चा अंदर आ जाता है और उसको मुश्किल से छुपा रहा होता है, मदर भी आके, मेड आके उसको वापस निकाल रही होती है, तो वो सिचुएशन आ जाती है। इस पे मेरा ख्याल है 2 चीजें जरूरी हैं। एक तो ये कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि प्राइवेसी सबसे ज्यादा हर्ट होती है, तो हम असल में जॉइंट फैमिली में मुआशी वजह से ही रहें, तो जो चीजें डेवलप हो रही होती है ना, वो है आपका इंटरेक्शन बच्चों का या आपका लोगों के साथ, क्योंकि आगे फ्यूचर इसी से कनेक्टेड है, आपकी तमाम ग्रोथ से कनेक्टेड है कि आप लोगों के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके कितना काम कर सकते हैं। तो इश्यूज तो वहां पे भी आते हैं इस तरह, लेकिन मसला यह है कि अगर आप उस कोलैबोरेशन में भी दूसरे को पर्सनल स्पेस दे रहे हैं ना, तो फिर ही आप सक्सेसफुली काम कर पाते हैं। करना ऑफिस में भी मुमकिन नहीं है और घर पे भी मुमकिन नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू प्रैक्टिस एट आवर होम। एक और अलग अंदाज में अगर इस सिचुएशन को देखें, रुखसार, ये मैं आपकी तरफ लाना चाहूंगी। जैसे हमारे यहाँ माशरती तौर पे हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो वालिदैन के लिए बच्चा ही रहता है और वो उसको उसी अंदाज में ट्रीट करते हैं। जब एक शख्स की शादी हो जाए और उसकी बीवी भी उसी घर में उसी छत के तले रह रही है, आपको लगता है कि पेरेंट्स, पाकिस्तानी पेरेंट्स अपने बच्चे को एज एन एडल्ट, एज एन इंडिविजुअल, एक ऐसा शख्स जिसका अपना घर बार है, उस नजर से देखने लगते हैं, या उनकी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं उसी टाइम पीरियड में फंसकर रह जाती है जैसे वो बच्चा एक टीनेजर हो या अर्ली 20s में हो, और जिस तरह का उसका पहले रवैया था कि वो माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, अपने रिसोर्सेज, अपने फाइनेंसेस में या जिंदगी के अहम बड़े इश्यूज के ऊपर उनकी सलाह मशवरा ले रहा है। मुझे कभी कभी लगता है कि पेरेंट्स उसमें एक और शख्स की मदाखलत, जो वो अपने तरीके से समझते हैं मदाखलत, हालांकि वो आपके बेटे का कंपेनियन है, उसकी बीवी है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपने क्या नोटिस किया? सिद्रा, देखिए उसमें ये है कि मैं एक चीज कहती होती हूँ, अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये चीज बताती होती हूँ कि दे शुड कट द कॉर्ड एट द राइट टाइम। ठीक है, आई मीन मतलब बच्चे बड़े हो गए हैं और वो 30 साल 35 साल के हो जाते हैं, बट स्टिल समहाउ दे आर कनेक्टेड विद द गॉड, विद देयर पेरेंट्स। मतलब कि वो एक डिस्कनेक्शन वो कभी उनकी जिंदगी में आता ही नहीं है।
आई मीन वो अभी भी ऐसे ही हैं कि मतलब अगर उनको अगर जरूरत पड़े तो दे माइट बर्थ देम। ये लेवल भी मैंने 40-40 साल के लोगों में देखा है कि मतलब उनके लिए देयर किड्स आर लाइक किड्स फॉरएवर। और ये इतना टॉक्सिक ट्रेड है, ये इतना टॉक्सिक ट्रेड है, बिलीव मी कि जितने मैंने ऑब्जर्व किया है, हमारे पास जितने भी ब्रोकन मैरिजेस के केसेस आते हैं, लड़कियां कंप्लेन कर रही होती हैं, लड़के कंप्लेन कर रहे होते हैं, इट गोज बोथ वेज। लेकिन थोड़ी सी लड़कों में रेशियो ज्यादा होती है क्योंकि सिंस लड़कियां डिस्कनेक्ट हो जाती हैं टाइमली अपनी फैमिली के साथ, प्रॉपर रह नहीं रही होती हैं, और लड़कों को समहाउ दे हैव टू मैनेज विद इन दैट सिनेरियो। तो ये बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत बड़ा फैक्टर है मेरा ख्याल है जो अभी तक अननोटिस जा रहा है फॉर सो लॉन्ग। हाँ, आप कहते हैं कि वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो अभी तक कनेक्टेड है, और लड़के को जो 40 साल का मर्द है और वो दुनिया के तमाम आई स्वेयर और उसके तमाम सर्कमस्टांसेस में। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा ऑनस्लॉट है इमोशंस का। एक चाहे 35 साल का 36 साल का इंसान हो, अगर अपनी वालदा से डांट पड़ती है या उनकी ग्रीवियंस का इजहार होता है तो यू सॉर्ट ऑफ रिसीड बैक इनटू योर चाइल्डहुड। आप उसी तरह से रिएक्ट कर रहे होते जैसे एक छोटा बच्चा रिएक्ट करता है, और उस वक्त आपकी बीवी के लिए उस सिचुएशन को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? तारिक निसार और कर रहा हूँ कराची से। जी तारिक साहब, क्या कहेंगे? मैं कह रहा था कि सिस्टम कोई भी खराब नहीं होता है, और जितने भी सिस्टम जो माशरे में डेवलप होते हैं वो वहाँ की रिक्वायरमेंट से साबित होते हैं। असल मसला ये होता है कि हम सिस्टम के साथ जो लोग चल रहे होते हैं वो उसके उसूलों की पाबंदी या नहीं कर रहे होते, इसकी बुनियाद पर वो सारे निज़ाम खराब हो जाते हैं। चाहे वो इसी बुनियाद पर ज्वाइंट सिस्टम लिखा, वो एक जमाने से चला आ रहा है और उसके अंदर बेहतरियां थी, लेकिन क्योंकि अब हमारा मकसद, हमारे दिल, हमारे दिमागों में ये बात बैठ गई है कि हम सबसे ज्यादा आला और रफा हो जाएं और बाकी हर शख्स जो है मुझसे कमतर हो। जब हमारी सोच ये होती है तो हर मामले के अंदर फिर हम उसको डेवलप करते हैं, चाहे शादी ब्याह का मसला हो, चाहे मुलाजमतों का मसला हो, चाहे बच्चों के प्यार का मसला हो, तालीम का मसला हो, हर मौजूद पर हम इसी अंदाज में चल रहे होते हैं। तो नेगेटिव रवैये के साथ चलेंगे, मनफी रूल के साथ चलेंगे तो लाजिम मनफी रिजल्ट आएगा, अगर मुहब्बत चलेंगे तो मुहब्बत आएगा। बिल्कुल सही, कोई सिस्टम खराब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब कॉल करने के लिए। और इसमें हमारी अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी तरबियत और अपना सब्र मेरे ख्याल में काफी काम में आता है। रुताबा, एक सवाल करना चाहूंगी आपसे, मुझे बताइए कि अक्सर अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोई शादी नहीं चलती तो उमूमन उस ससुराल से, उस घर वालों से पूछा जाए तो कहते हैं कि जी वो जो नई लड़की आई थी, नई खातून आई थी, वो एडजस्ट नहीं कर पाई। यहाँ पे आपके ख्याल में उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं एडजस्टमेंट की? बेसिकली काफी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ हम किसी नए इंसान को लेकर आ रहे होते हैं फैमिली में, क्योंकि हम ये बात नहीं समझ पा रहे होते कि नया बंदा आ रहा है तो वो अपने सेट ऑफ बिलीव्स के साथ आ रहा है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा आपकी फैमिली के डायनामिक्स समझने में, आपकी फैमिली के कस्टम समझने में। तो बहुत अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशंस होती है कि सामने वाला बंदा आए और विद इन डेज आपकी फैमिली में एडजस्ट हो जाए। सेकंड ये कि हमारी, जैसे मेरे पैनलिस्ट ने भी अच्छा एक इशू हाईलाइट किया है कि इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म है। हमारी ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि कोई बंदा अगर आपके घर में आ भी गया है, शादी हो गई है, तो इंडिविजुअलिटी उसकी फिर भी मेंटेन है, और वो जब इन्वेड होती है तो फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो यही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है कि बंदा अपना आप छोड़ दे और टोटली डिवोट हो जाए घर वालों को और सारी चीजों को, और जहां वो अपना आप कंप्रोमाइज करता है वहां पे उसकी फ्रस्ट्रेशन लेवल इंक्रीज होता है, वो फ्रस्ट्रेशन समहाउ रिलेशनशिप्स में और फैमिली डायनामिक्स में फिर इम्पैक्ट करना शुरू करती है नेगेटिवली। बिल्कुल। रुताबा, मुझे बताइए, ब्रेक पे मुझे जाना है, लेकिन एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट रुखसार ने हाईलाइट किया है कि जो मदर एंड सन का रिलेशनशिप होता है, ये आपके ख्याल में वाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है? अगर एक खातून ये नोटिस कर रही है कि मेरे हस्बैंड अपनी मदर के सामने रिस्पेक्ट में भी या अदरवाइज भी उनकी गलत बात पे भी रिएक्ट नहीं करते और एक तरह से उनको सपोर्ट करते हैं और बहुत सबसर्विएंट है, बहुत ओबीडियंट हैं, तो इस पे एक खातून के जहन पे क्या असर पड़ रहा होता है वेयर शी वांट्स सपोर्ट फ्रॉम हर हस्बैंड? बेसिकली यहाँ इशू ये भी है, हमें ये देखने की जरूरत होती है बीइंग अ वाइफ या बीइंग अ फीमेल, आप उसकी जिंदगी में अभी कुछ साल आई हैं और मदर के साथ उसका रिलेशनशिप सिंस चाइल्डहुड है, तो ये एक अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप अगर सही भी हैं अपनी जगह तो वो अपनी मदर के अगेंस्ट जाके आपको सपोर्ट करे, जो कि थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है। तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि आप बहरहाल बीवी हैं, आपकी जिंदगी में अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो माँ है
और माँ की इम्पोर्टेंस बहरहाल सबसे ऊपर ही कंसिडर की जाती है, उसके लिए उसकी माँ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके हस्बैंड गलत बात पे आपकी मदर को सपोर्ट कर भी रहे हैं, तो क्योंकि वो आपके हस्बैंड है और आपको काफी उनके साथ अच्छी अटैचमेंट है, तो उनकी खातिर अगर आप उनकी वालिदा की अच्छी बुरी बात मान लेंगी तो आपके हस्बैंड के दिल में आपका मान ही बढ़ेगा, आपके लिए जो उनका प्यार है वो बढ़ेगा ही, अगर आप गलत बातों भी सपोर्ट कर देते। बट एट टाइम्स दिस कैन बी वेरी वेरी टॉक्सिक एज वेल। मेरे ख्याल में बहुत सारी खवातीन इस पे ट्राई जरूर करती है। जी रुखसार। ओके डिसएग्री टू दैट, क्योंकि देखिए ये जो हम कहते हैं ना कि आपके हस्बैंड की नजर में आपका मान बढ़ेगा, और अगर आप वो गलत बात, मतलब देयर इज नो स्टॉपिंग टू दैट। आप मुझे बताइए कि अगर हस्बैंड की अंदर एक रियलाइज करने की और उस चीज को वो देखने की वो है ही नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है, ही इज नॉट केपेबल टू दैट, तो देन व्हाट? बेसिकली ईगो फाइट से हमें, आई थिंक बेसिकली ईगो फाइट से हमें बचना है। आप दोनों जो बात कर रहे हैं, ईगो फाइट नहीं होनी चाहिए कि अथॉरिटी का ना हो कि मेरी अथॉरिटी है। आई एम सरप्राइज रुताबा दैट यू स्पीकिंग इन सच जनरलाइज स्टेटमेंट्स। देखिए ईगो फाइट से बढ़कर बाउंड्रीज आर इम्पोर्टेंट। बाउंड्रीज लेट मी क्लियर माई पर्सपेक्टिव। आई एम जस्ट सेइंग कि फॉर टाइम बीइंग अगर आप किसी इशू में आप भी आर्ग्यूमेंटेटिव अप्रोच से आएंगे तो वो इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव अप्रोच यूज करेंगे कि एक तरफ माँ भी बोल रही है और एक तरफ वाइफ भी बोल रही है और दोनों ही आर्ग्यूमेंटेटिव अप्रोच से आ रही है, इशू कभी रिजॉल्व नहीं होगा। वन पर्सन हैज टू शो सम। सवाल ये पैदा होता है रिया, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो वालदा हैं उनका तो जहां दीदा वो ज्यादा हैं, उनकी एज भी ज्यादा है, उनकी विजडम भी ज्यादा है। वो ऐसी सिचुएशन में हम क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते एक मदर इन लॉ को कि वो ज्यादा मैच्योर और वाइज एक रवैया अपनाए? ये सारी जिम्मेदारी बहू पे क्यों होती है कि वो उसको ज्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए और उसको अपने हस्बैंड को रिझाना है और उसके दिल में जगह बनानी है? आई थिंक दैट इज व्हेन वी सेट इट अप। एक नए घर में आने वाले फर्द से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और इसमें हमारा पैनल बटा हुआ था। रुखसार ने कहा जी कुछ चीजें गिवन होनी चाहिए, प्रिवेसी भी, और क्योंकि आपने एक फैमिली बनाने का, एक घर चलाने का फैसला किया है तो हस्बैंड से एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ लाइन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ रुताबा का कहना था कि जो नया आने वाला फर्द है उसको भी घर वालों को टाइम देना चाहिए, अपनी स्पेस बनाने के लिए खुद मेहनत करनी चाहिए। बट हाउ डू यू टीच अदर पीपल टू ट्रीट यू इज डेफिनेटली गोइंग टू बी योर ओन बाउंड्री एंड योर ओन कॉलिंग। अहमद, आपकी तरफ एक और सवाल लेके आना चाहूंगी। आज के जमाने में अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर वर्किंग एंड दे अर्निंग देयर ओन मनी। जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्योंकि हमने बहुत फोकस किया है ऑन द जॉइंट फाइनेंसेस एंड द इकोनॉमी ऑफ द हाउस, उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या सही तरीका है? क्या इस नए आने वाले फर्द से, इस बहू से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर के खर्चों में कंट्रीब्यूट करे? सिद्रा, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको एग्जैक्टली एक वाकया बताता हूँ जिससे वो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई रिमेम्बर व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मेरी वाइफ जो है वो वर्किंग लेडी, तो मेरे अब्बू ने बुला के मुझे कहा था कि आपकी जिम्मेदारी है इनका नान नफ्का पूरा करना, और अगर अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाजता है तो उसके लिए भी जो कुछ किया है, कपड़ा लत्ता जो कुछ किया, खाना पीना, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो ये जो कुछ लेके आएंगी वो इनका है, तो यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट इट। तो ये चीज मेरे लिए उस वक्त बड़ी इसलिए हैरानकुन थी कि मैं देखता था कि बहुत सारे घरों में खवातीन को कंट्रीब्यूट करने को कहा जाता है ससुराल में, और उनको एक खास तौर पे वर्किंग लेडी को जब शादी के लिए देखा जाता है ना, तो ये कंफर्म किया जाता है कि इनके जरिए हमारे घर में पैसे आएंगे और इकोनॉमी हमारी तगड़ी होगी, विच इज अनफेयर दोनों साइडों पे। आप एक तो अपनी फैमिली को डिपेंडेंट कर रहे हैं फॉर नो गुड रीजन, और अपने बेटे को इस चीज पे आप उलझा रहे हैं कि उसको बैसाखियों का सहारा बना रहे हर वक्त। और तीसरा, जिसकी अर्निंग है उसके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि उसके अगर पैसे हैं तो उसके हैं, या वो अगर स्पेंड करना चाहे तो आपके बच्चों के है, वरना उसकी और बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है। ये चीज बहुत क्लियर रहना चाहिए इसमें। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे पास कल्चर है, जी बिल्कुल, आपने जिस तरह इशारा किया कि इसमें अमूमन तो यही होना चाहिए, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है उसमें हम ये भी देखते हैं कि कई ससुराल या जॉइंट फैमिली से कहते हैं कि भाई हमने अपनी बहू को इजाजत दी हुई है, यानी वो समझते हैं कि शायद इस लड़की की प्राइमरी जिम्मेदारी घर की जिम्मेदारियां, घरेलू जिम्मेदारियां उठाना था, और क्योंकि हमने उसमें से लीवे दे के अपने वक्त में से इसको अलाउ किया हुआ है अपने प्रोफेशनल एम्बिशन को परसू करने का, तो हमारा हक बनता है जी उस तनख्वाह पे। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं सिद्रा, ये एक मिसकंसेप्शन है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी बहनें वर्किंग लेडीज हैं, मदर है, वाइफ है, तो मुझे अंदाजा है कि ये सोसाइटी खवातीन के लिए एक बहुत मुश्किल सोसाइटी है। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोझ उन पर डाल रहे हैं इस वजह से कि सिर्फ इसलिए को खाने चाहती हैं।
मैं एक मर्द के तौर पे जानता हूँ जितनी मुश्किलात मुझे फेस करना पड़ती है सिर्फ ड्राइव जाने में, मेरी वाइफ को उससे 3 गुना ज्यादा मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ती हैं। तो ये समझना कि वो अगर जा रही है तो एक लेयर टाइम है, वो एंजॉय करके वापस आ रही है, उसको यहाँ पे कंट्रीब्यूट भी करना है। मेरा ख्याल है ये प्रायोरिटीज गलत सेट की हैं, इसी वजह से हम सिर्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। बल्कि मैं इसको माजूरी कहता हूँ कि आप जब डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आप अपने बच्चे को अपने हाथों से माजूर बना रहे हैं। उसको इंडिपेंडेंट बनाए अपने बाजू को, और बेटी को आप उसको काम करने दें अगर उसका सेटअप। बिल्कुल सही। अच्छा, और इसी तरह की सिचुएशन आप देखते हैं कि चलें अगर फाइनेंशियली अब्यूज नहीं भी हो रही है खातून, रुखसार ये एक्सपेक्टेड है कि दोनों मियाँ बीवी अगर काम करके आए तो बेटे को तो बड़ा रॉयल ट्रीटमेंट मिल जाता है। बहू से एक्सपेक्टेशन है कि जो घर की खवातीन है उनके साथ मिलजुल कर खाना भी बनाए, खाना भी लगाए, बर्तन भी उठाए, बर्तन भी समेटे, और दूसरे दिन फिर दोबारा रोबोट की तरह काम पे भी चली जाए। मुझे ये बताइए कि दिस इज एन अनफेयर प्रैक्टिस बट इट इज वेरी प्रेवलेंट, इस पे आप क्या कहेंगे? सिद्रा, देखिए, दिस इज इस सिचुएशन का तो इसका तो एवरी बिट इज रॉन्ग, ठीक है। आई मीन आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि वो बच्चों को भी संभाले, और वो जो आपने इतने मजे की बात की कि जी हमने अपनी बहू को इजाजत दी हुई है। आई मीन फॉर गॉड सेक, वो इटसेल्फ एक इंडिविजुअल है, वो अपना सही और गलत जानती है। आप उसके ऊपर यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो आपके आने वाली नस्ल की एक अच्छी परवरिश करे। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं तो आप उसके ऊपर बाकी चीजों के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते? ट्रस्ट करना चाहते नहीं है क्योंकि वो जो एक डोमिनेंस होती है ना, वो हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं। सही। मेरा एक सवाल है रुखसार, मुझे बताइए कि एक पूरा भरा, जी आप ही की बात से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि एक भरा पूरा कुनबा है आपके ससुराल का, जिसमें हो सकता है आपकी नंद भी है, कोई देवरानी या जेठानी भी है, सास भी है, लेकिन हम अक्सर वर्किंग वुमेन को देखते हैं कि जब उनको काम पे जाने की जरूरत पड़ती है तो वो अगेन हेल्प अपने मैके से मांग रही होती है, यानी अपने बच्चे को या तो नानी के पास छोड़ के जा रही होती है, खाला के पास छोड़ के जा रही होती है। तो वो जो अस्यूम्ड सपोर्ट थी इस जॉइंट फैमिली सिस्टम की, वो उसको क्यों नहीं मिल रही है? सिद्रा, देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। उसके अंदर सिनेरियो ये होता है कि जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बच्चा, वो बीवी, वो बहू, वो आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट जब आप उसको एक हर फ्रंट पे आके डिसोन करने लग जाए ना, तो फिर बेचारी औरत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहती कि वो अब जो है ना अपने माँ बाप के पास जाके उनको बता रही होती है कि यार प्लीज मेरा ये मसला ये संभाल लो। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे दे आर पेरेंट्स। उन्होंने हर सिनेरियो में जो है ना अपने बच्चे की, अपनी औलाद की मदद करनी ही है। यही डिफरेंस है बेटी बनाने में और बहू बनाने में। आपने बेटी बना ली है तो आपने बात कही है ना, जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसी बात को बिकॉज लास्ट कपल ऑफ मिनट्स रुताबा आपकी तरफ लेके आऊंगी, मुझे ये बताएं कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में तमाम ही नीड्स एक इंसान के सर्वाइवल की पूरी हो रही होती हैं। आपके पास एक छत भी है, आपके पास ख्याल रखने वाले लोग भी हैं। क्या हम बतौर माशरा इस बात पे क्लियर हैं कि हम नए आने वाले फर्द को किस हैसियत में लेके आ रहे हैं और हम उसको कितनी इज्जत, कितना रुतबा देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि दोनों तरफ से एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे बहुत अच्छी बात रुखसार ने की कि हर लम्हे पे अगर आने वाले को ये एहसास दिलाया जाए कि वो आउटसाइडर है, वो एडजस्ट नहीं हुआ, दैट इज ऑल्सो वेरी नेगेटिव। इस पे मैं चाहूंगी कि आप कमेंट करें बिफोर वी क्लोज द कन्वर्सेशन। जी रियली इट इज वेरी नेगेटिव कि एक नया आने वाला बंदा जो ऑलरेडी सफर कर रहा है एडजस्टेबिलिटी के इशू से, और आप उसको बार बार रियलाइज करवा रहे हैं कि यू आर समथिंग पर्सन इन न्यू इन आवर फैमिली। लेकिन जो फर्स्ट पैनलिस्ट है उनकी बात बहुत अच्छी है, द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन द पर्सन हु इज द हस्बैंड। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दोनों तरफ चीजों को बैलेंस करके चले। द पॉइंट वेयर वी डिसएग्रीड, उसको भी मैं क्लियर करना चाहूंगी कि यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली हस्बैंड के ऊपर ही आती है कि ही नीड्स टू बी क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन अ हस्बैंड एंड बिटवीन अ वाइफ एंड अ मदर। उसके लिए उसकी माँ भी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए उसकी बीवी भी इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए बड़ा जरूरी होता है बैलेंस क्रिएट। एब्सोल्युटली। और क्योंकि लास्ट 20 सेकंड्स है, बहुत शुक्रिया रुताबा, रुखसार एंड अहमद फॉर बीइंग हियर। और जो नई जिंदगी के नए सिचुएशंस की वजह से चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस के लिए सबको तैयार करना भी मर्द की जिम्मेदारी है। अगर शादी से पहले आप तनख्वाह का एक हिस्सा अपनी वालदा के हाथ पे रखते थे, यू हैव टू समहाउ मेक द मैथ्स एंड मेक द एडजस्टमेंट कि अगर आप उस हिस्से को कम करना चाहते हैं, उसमें से कुछ वाइफ को देना चाहते हैं, वाइफ को अलग पैसे देना चाहते हैं, दैट विल ऑल डिपेंड ऑन द मैन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। क्या आज के दौर में जॉइंट
जॉइंट फैमिली सिस्टम इकोनॉमिकली चल सकती है बगैर रिश्तों को खराब किए। दैट वाज आवर टॉपिक टुडे। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।